नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत। आज सोशल मीडिया और तमाम बड़े मीडिया घरानों के लिए खुशी मनाने का दिन है, जश्न मनाने का दिन है, ताली बजाने का दिन है, क्योंकि वो जो चाहते थे उनकी मंशा साफ हो गई है। भले ही रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के मामले में गिरफ्तार नहीं हो सकी हो, लेकिन मीडिया वाले जो चाह रहे थे उस हिसाब से रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया और थोड़ी देर में उनकी कोर्ट में पेशी होगी। उससे पहले उनका कोविड टेस्ट कराया गया जो कि निगेटिव आया है, तो इसलिए अब उनकी पेशी होगी। उधर रिया चक्रवर्ती ने अपनी जमानत की याचिका भी दायर कर दी है और आज सबसे बड़ी खबर ये सामने निकल कर आई कि रिया चक्रवर्ती ने कबूल कर लिया कि उन्होंने मैरुआना का सेवन यानी कि ड्रग्स या गांजा का सेवन उन्होंने किया है, कभी कभार किया है। जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था वो बात झूठी निकली, उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया। वहीं पर एनसीबी का कहना है कि हम रिया चक्रवर्ती के जवाबों से संतुष्ट हैं और हम कोर्ट से रिया चक्रवर्ती की जुडिशियल कस्टडी मांगेंगे। मतलब अभी पूछताछ में कुछ और बचना है। साथ ही एक चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि रिया चक्रवर्ती ने कहा कि इसमें 25 लोगों का नाम और लिया है, 25 बॉलीवुड सितारों का नाम और लिया गया है। तो इसका क्या कनेक्शन है, उन 25 सितारे कौन है, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन एनसीबी ने बाकायदा उनका पूरा डिटेलिंग तैयार किया है, डोजियर तैयार कर लिया है और अब उन 25 लोगों को समन भेज करके पूछताछ होगी। मतलब कि ये एक लंबा कनेक्शन जाएगा और काफ़ी बॉलीवुड इसमें फंसने वाली है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर के जांच करने की बात कही है। इसका रेफरेंस उन्होंने दिया है कि शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ में कंगना रनौत की एक फिल्म आई थी। उस दरमियान एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें कंगना रनौत ड्रग्स लेने की बात कह रही हैं। उसी इंटरव्यू को आधार बना करके इसकी जांच करवाई जाएगी और इस हिसाब से अब ये लग रहा है कि आधे बॉलीवुड को रिया चक्रवर्ती और आधे बॉलीवुड को कंगना रनौत लेकर चली जाएंगी कि ड्रग्स के मामले में वो लोग आरोपी हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है उसको समझने की आवश्यकता इस बात से लेकर के है कि ये कार्रवाई बदले की भावना से हो रही है। इसका बेसिक उद्देश्य कंगना रनौत से, चूंकि कंगना रनौत ने महाराष्ट्र को कह दिया कि वो पीओके है, मिनी कश्मीर उसको कह दिया, जिससे नाराज होकर के अब ये सारी तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इस पर लगातार कंगना रनौत के ऑफिस है उसको बीएमसी ने नोटिस दे दिया और कहा है कि आपका जो टॉयलेट और किचन है वो गैर कानूनी है। रिनोवेशन या कुछ भी करवाने के लिए आप कोशिश करेंगे तो सारा पूरा का पूरा ऑफिस तोड़कर गिरा दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से अब महाराष्ट्र सरकार के पास में कंगना रनौत के ऊपर हमला बोलने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है। खैर, कंगना रनौत जिस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं तो वही बयान दे रही हैं जो शायद सरकार के किसी व्यक्ति को देना चाहिए। तो ये खुशी मनाने का वक्त है। थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि आप लोगों की मंशा कितनी अच्छी साबित हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जिस कदर आप लोग लगे हुए थे, जिस मेहनत से लगे हुए थे, जिस तन्मयता से लगे हुए थे, 3 दिन से गाड़ियों के पीछे अक्सर कुत्तों को दौड़ते हुए देखा था, लेकिन आज हमने गाड़ियों के पीछे 3 दिनों से मीडिया जगत के बड़े बड़े चेहरों को दौड़ते हुए देख रहे थे कि और वो अपने चैनल पे चला रहे हैं कि रिया की गाड़ी के पीछे फलाना, रिया की गाड़ी के पीछे फलाना। भाई, रिया गाड़ी से जा रही है, उसका पीछा कर रहे हैं और आपको उसको एनसीबी ऑफिस जाना है। आप पूरा मैप दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे गई, किस रास्ते से गई, तमाम चीज़ें। इतना डिटेल में अगर किसी मुख्य मुद्दे को लेकर के मीडिया वाले आते तो यकीनन उसका असर दूरगामी होता और जो वाकई में हकदार हैं, जिनको वाकई इंसाफ सिर्फ मौत की नहीं मिलनी चाहिए, इंसाफ रोजगार की मिलनी चाहिए, इंसाफ रोटी का मिलना चाहिए, इंसाफ गरीबी को ही मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इंटरटेनमेंट में जिसकी टीआरपी जितनी अच्छी है, जिसकी मार्केटिंग जिसकी अच्छी है, वो चला रहे हैं। मतलब उनको मुद्दों से नहीं मतलब है, उनको मतलब है और सिर्फ अपनी टीआरपी से। आप लोगों की शायद इसी से मतलब है, इसीलिए आप लोग भी ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करते। आप लोग ये देखते हैं चैनल क्या दिखा रहा है, वही आप देखना चाहते हैं। पहले चैनल ने कहा कि सुशांत ने आत्महत्या की है तो आपने कहा हाँ आत्महत्या की है। फिर कहा कि सुशांत की मौत की वजह नेपोटिज्म है तो आपने कहा हाँ नेपोटिज्म है। फिर एक ने आगे चैनल ने कहा कि सुशांत की हत्या हुई है और उसमें 15 करोड़ गबन का मामला है तो आपने कहा हाँ भैया ये पूरा पैसों का मामला है, इसलिए सुशांत की हत्या हुई। फिर कहा गया कि नहीं ये तो पूरा ड्रग्स का मामला है तो आपने
हाँ भैया ड्रग्स देती थी रिया चक्रवर्ती। मतलब कुल मिलाकर के आपको केवल और केवल कुछ 4-5 चेहरे हैं जो आपको घुमा रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो आप कह रहे हैं हाँ यही हो रहा है, वो जैसा कह रहे हैं वैसे वैसे आप चलते जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, आप लोग को प्रिडिक्ट करने की बहुत अच्छी आदत हो गई है। जिंदगी में ही नहीं, कानूनों में, देश के हर एक विषय पे आप लोग जिस तरीके प्रेडिक्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं वही बात सच हो, और इतने पुरजोर तरीके से लग जाते हैं कि मुझे लगता है कि कोर्ट में जज जब बैठता होगा सुनवाई के लिए या फैसला देने के लिए, तो उसको लगता होगा कि अगर मैंने ऐसा फैसला सुना दिया तो हो सकता है बाहर निकलने के बाद पब्लिक मुझे ही आरोपी कहने लगे। ऐसा ना हो कि मुझे ही कहने लगे कि इनका कुछ था रिलेशन। जैसे एक दिन खबर एक्सक्लूसिव ने रिया चक्रवर्ती को अपनी बात रखने के समर्थन में बात कही कि हाँ बात उनको भी रखनी चाहिए, तो तमाम सारे मेरे दर्शकों ने, मेरे साथ जुड़े ने कहा कि रिया चक्रवर्ती से कोई पैसा खाया है क्या, या रिया चक्रवर्ती तुम्हारी कोई रिश्तेदार है क्या, बहन है, भाई, दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, या तमाम बातें ये कही गई। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के मतलब अगर कोई न्याय संगत बातें करे तो उसने या तो पैसा खा रखा है या तमाम चीज़ें हैं। खैर इन मुद्दों को लेकर के हमें नहीं बात करना है, बात यह है कि आज खुशी मनाने दिन है, क्योंकि अब हमने कोरोना के मामले में ब्राज़ील को पिछाड़ करके हमने दूसरे नंबर पोजीशन बना लिया है। मतलब हम दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गए कोरोना के मामले में। वो हमारा अच्छा एक परफॉर्मेंस देख लीजिए, आपको ये परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं। और दूसरी बात है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई, चाहे वो सुशांत की हत्या मामले नहीं गिरफ्तार हुई हैं, ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुई, लेकिन चलिए गिरफ्तार तो हो गई, कम से कम मीडिया वालों को थोड़ी शांति तो पड़ी होगी। आगे इतने दिनों से उस पर लगे पड़े थे, तो ये शांति मिलना उनकी ज़रूरत थी। तो खुशी मनाइए, जश्न मनाइए, तालियां पीटिए और ये अपना जश्न मनाइए, क्योंकि ये आपको जो जो चाहते थे वो चीज़ें हो रही हैं। और आपको ये कहते हुए आज बहुत सारे लोग इस बात को कहते हुए गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही कह रहे थे भाई रिया चक्रवर्ती आरोपी गिरफ्तार होगी। अरे भाई पता भी है किस मामले में गिरफ्तार हुई है, खाली आप इसी बात प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आप तो कह रहे थे रिया चक्रवर्ती हत्यारन है, रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत की हत्या की है, रिया चक्रवर्ती विष कन्या थी जो विष देती आए थे, स्लो पॉइजन देते आए थे सुशांत सिंह राजपूत को। आप ये तमाम बातें कहते, लेकिन रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार किस मामले में हुई? ड्रग्स खरीदने और बेचने के मामले में गिरफ्तार हुई है, और अभी उनकी पेशी होगी, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। तो पहली बात तो ये वाहवाही, खुद की वाहवाही लूटने के चक्कर में जो तमाम तरीके की मनगढ़ंत चीज़ें आप लोग पूरी चीज़ें कर देते, रायता फैला देते हैं और फैक्ट्स को जानते नहीं हैं, फैक्ट को धरा तो जानते नहीं। अभी आप कई सारे लोगों से पूछ लिया जाए रिया चक्रवर्ती को किन किन कौन कौन सी एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, तो अभी उनको पता ही नहीं होगा कि आखिर ईडी का क्या काम होता है, सीबीआई का क्या काम होता है, और इसमें एनसीबी का काम करती है। और इन तीनों एजेंसियों के जब सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, तो एनसीबी और ईडी अपने मन से कैसे एंट्री कर गई है। तो तमाम बातें लेकर के अभी आप कई लोग क्लियर नहीं होंगे, लेकिन बस एक ही बात है, एक ही रट लगा लिया, रिया चक्रवर्ती हत्या है, रिया चक्रवर्ती हत्यारन है, बस यही कहते हैं और रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तार करो। 3 दिन से मीडिया वाले रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं, 3 दिन से लगातार से उनकी गाड़ी जहां भी निकल रही उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, उनके ऊपर इस तरीके से कूद पड़ रहे हैं जैसे लग रहा हो मानो कि वो आरोपी नहीं, ऐसा बड़ा आतंकवादी हो, हाफिज सईद हो या दाऊद इब्राहिम हो, जिसको पकड़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी हो, तो आप उसको दिखाना चाहते हो। अभी सभी चैनल ये दिखाएंगे, हमने सबसे पहले दिखा दिया। ये तमाम तरीके की बहस है और इस पर लगातार हो रही है, और अब आपको थोड़ा अपडेट दे देते हैं कि अभी तक क्या मामले में हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें, रिया चक्रवर्ती भी कोर्ट में पेशी होंगी, उनका कोविड टेस्ट हो गया है और थोड़ी देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। तो रिया चक्रवर्ती को बेल मिलेगी या जेल में रात काटेंगी आज की, इस पर लेकर के हम आपको बता दें कि क्या हो सकता है, वो एस्पेक्ट्स आपको हम समझा देते हैं। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से रिमांड न मांगने की वजह यह है कि 67 एनडीपीएस एक्ट के का जो बयान दर्ज किया गया है वो कोर्ट में मान्य है। बता दें कि पुलिस के सामने 161 के तहत केस दर्ज किए गए बयान से ये अलग होता है। एनसीबी के सामने दिए गए बयान कोर्ट के समक्ष रखा जा सकता है। मतलब अगर एनसीबी ने 3 दिन तक पूछताछ कर ली है तो उसको कोर्ट में मान्यता मिलती है 67 एनडीपीसी एक्ट के तहत। पुलिस वाले बयान की मान्यता नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें हो सकता है, इसलिए रिया को बेल मिल सकती है। तो अभी 7:30 बजे से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेश हो रही है, ये चल रही है, और अभी उसमें बात पता चलेगा कि रिमांड मांगेंगी कि नहीं मांगेंगी, और बेल मिल सकता है, क्योंकि ये उनकी रिपोर्ट, उनकी बाइट्स डाले रह चुके हैं। अब केस आगे बढ़ाया जाएगा, प्रोसीड किया जाएगा। तो ये तमाम मामले अभी तक की रिया चक्रवर्ती पे चल रहा है, और आखिरकार 3 दिनों की पूछताछ के बाद 14 और तकरीबन
20 से 22 26 25 26 घंटे की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती ने आखिर अपना झूठ माना कि वो ड्रग्स लेती हैं। और इसमें कोई गलत नहीं है। ये मैं कहूँगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम ऐसी हस्तियां हैं, और छोड़िए बहुत सारे ऐसे रईस लोग इसमें संलिप्त हैं कि जो ड्रग्स लेते हैं। मैरुआना को लेना, ये तमाम लोगों के सामने ऐसे बहुत सारे लोगों को कई लोग मिल जाते हैं। तमाम दिल्ली बड़े शहरों में मैरुआना की स्मगलिंग और इसका इस्तेमाल बहुत नॉर्मली देखने को मिल जाता है। अब वो किसके सह पर होता है इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तमाम बहुत सारे लोग इसके इस्तेमाल करते हुए मिलते हैं। तो क्या वो लाइसेंस लेके पी रहे होते हैं और पीना इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद में खरीद फरोख्त की जहाँ तक बात है, अगर मार्केट में ये बिक नहीं रहा है, मार्केट में इसकी सप्लाई नहीं हो रही है, तो पीने वाले तो पौधे उगा नहीं रहे हैं, उसका कोई खेती तो कर नहीं रहे हैं, तो उनको मार्केट में मुहैया कहाँ से हो रहा है, इसकी पैदावार कहाँ से हो रही है। तो एनसीबी को ये लंबे कनेक्शन को पूछताछ करना चाहिए। और ड्रग्स का कनेक्शन मुंबई से कोई नया नहीं है। दाऊद इब्राहिम इस मामले में सबसे बड़ा आरोपी रहा है। ड्रग्स डीलिंग तमाम चीज़ें उसका बिजनेस का हिस्सा रहा है, जो काले धंधे पे आज दाऊद इब्राहिम ने इतना बड़े क्राइम की दुनिया में इतना बड़ा नाम है, वो डॉन बना। तो ये सारे लोग यही चीज़ें करते थे। लेकिन क्या एनसीबी आज रिया चक्रवर्ती के ऊपर जिस तरीके से हावी है, अब मैं आपको एक 2-3 सीन बताऊंगा, उन सीन्स को देखने के बाद आप सोचेंगे कि क्या रिया चक्रवर्ती था जैसा मीडिया ट्रीट कर रही है वैसा पहले क्यों नहीं कर रही थी। आपको याद होगा जब संजय दत्त जेल में थे, उनके ऊपर मामला क्या चल रहा था, उनके खिलाफ मामला यह चल रहा था मुंबई धमाकों में दहशतगर्दों की मदद करने का आरोप चल रहा था। उनके पास बंदूकें मिली थी, लेकिन जब वो जेल जाते थे तो उनके जेल से बाहर निकलते थे तो तमाम सिक्योरिटी वाले उनके साथ होते थे, और मीडिया वाले यही कहते थे संजय सर एक फोटो, और संजय सर एक फोटो कह करके उनकी फोटो क्लिक करते थे। वहीं दूसरी तरफ सलमान खान, जिनके ऊपर काला हिरण केस चल रहा था या फिर वो फुटपाथ पर सोए लोगों के ऊपर गाड़ी चलाने का मामला चल रहा था, वो जब जेल जा रहे थे तब उनके पर भी तो आरोप था। लेकिन तब यही मीडिया सलमान सर एक फोटो तमाम सुरक्षाओं के बीच जाते थे, हाथ लहराते हुए जाते थे, अभिवादन स्वीकार करते जाते थे। लेकिन रिया चक्रवर्ती के मामले में ऐसा क्यों नहीं है? रिया चक्रवर्ती को लेकर के ये मीडिया का दोगला व्यवहार है कि नहीं है? मैं खुद इस मीडिया जगत से हूँ, लेकिन मुझे ये जो असमंजस दिखता है वो बहुत अंतर नजर आता है। तमाम मीडिया चैनल रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होगी मतलब सम्मान का भी काम खत्म कर दिया, पहले अपराधी मान लिया है। लेकिन सलमान खान जब जा रहे हो, सलमान खान जा रहे हैं कोर्ट में पेशी में, सलमान खान आज अभी करेंगे लोगों का अभिनंदन, मतलब तमाम चीज़ें इस तरीके से दोगला व्यवहार मीडिया का जग जाहिर हो रहा है। लेकिन शायद इसको छुपाने की कोशिश जो की जाती है वो काफ़ी हद तक काफ़ी नहीं है। तो जिस तरीके से मीडिया में या सोशल मीडिया में या आम व्यक्ति अपनी विचार बना लेता है, अपनी राय रख लेता है कि हमें भैया ये फलाना आरोपी है और फलाना निर्दोष है, और उस हिसाब से अपनी पेशी चलाना शुरू करता है, वो उसी हिसाब से खबरों को देख रहा होता है। और यहाँ तक कि अब आप लोगों का दिमाग इस कदर वॉश आउट हो चुका है कि आप लोग एक तरीके से समझिए कि अजमल कसाब का जैसे माइंड वॉश था वैसे आपका माइंड वॉश हो चुका है। चैनल पे आकर के दो शख्स आपसे बोलते हैं कि ये हो रहा है तो आप कहते हैं हाँ यही हो रहा है। उन्होंने आके बोला कि आज भारत और चीन के बीच में फायरिंग हुई है पूर्वी लद्दाख में। फायरिंग के बाद में चीन ने आरोप किया, चीन का जो राष्ट्रीय पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसने कहा कि भारत की तरफ से कोशिश की गई और हमने खाई जवाबी कार्रवाई की, इस तरीके से बात की। उसके भारतीय सेना ने अपनी पीसी ने कहा कि हम तो संयम बरत रहे हैं, लेकिन चीन की ओर से फायरिंग की जा रही है, उसको जवाब देना पड़ेगा। अब हमने कहा कि भारत सच बोल रहा है, चीन कह रहा है हम सच बोल रहे हैं, लेकिन हमारे यकीन के ऊपर है कौन सच बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है तो हिंदुस्तान कभी हमला नहीं करता है, हिंदुस्तान ऐसी ओछी हरकतें कभी नहीं करता, ये पूरा दुनिया इसका गवाह है। तो जिस तरीके से चाइना की ओर से कहा जा रहा है वो दरअसल बेबुनियाद है, और चाइना इस बारे में झूठ बोलता है, और चाइना के झूठ समय समय पर इसका खुलासा होता रहा है। तो भारत की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाता, ना आज ना कभी उठाया गया है। इस बात को लेकर के पूरी दुनिया आश्वस्त है कि कभी भी भारत पहला हमले का कदम नहीं उठाता है। हाँ, दोस्ती की पहल करने में भारत सबसे पहले आगे आता है। लेकिन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं करना, भारत चीन के बीच में वार्ता भी चल रही है, कभी कभी झड़प भी हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, उसका क्या रुख होगा उसको तो समझेंगे ही, उसको तो उस पर तो चर्चाएं चल ही रही हैं, उसमें आ गया कि चाइना जवाब देना चाहिए। इस वक्त में कोविड-19 से जब पूरी दुनिया लड़ रही है और पूरे दुनिया की इकोनॉमी काफ़ी नीचे जा चुकी है, इस वक्त में युद्ध की बात को सोचना भी चाहे चीन हो चाहे भारत हो या कोई भी देश हो उसके लिए बहुत गलत होगा, क्योंकि इस युद्ध से
केवल लड़ाई जीत तो जाएंगे आप, लेकिन फिर आपके लोगों के पास खाने की चीज़ें नहीं होंगी, आपके पास भुखमरी होगी, बेरोजगारी होगी, तमाम बातें आपके साथ में निकल कर आएंगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो दोस्तों, हमने आज आपसे चर्चा जो किया रिया चक्रवर्ती को लेकर के, और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन क्या करना है, क्योंकि सभी खबरों पर आप लोग की नज़रें नहीं बनती, आप लोग उन खबरों को देखना नहीं चाहते, उन खबरों को आपको लेना देना कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो मैं लेकिन फिर भी आप लोगों को खबरें बता देता हूँ। खबर है कि अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं, नियरली पूरे देश में अब लॉकडाउन एकदम ही ख़त्म कर दिया गया है। मतलब कि किसी भी दिन बंदी नहीं होगी। अभी केवल सिनेमा हॉल और कैसीनो ये तमाम चीज़ें नहीं खुले हैं, अब उनको भी धीरे धीरे खोलने प्रक्रिया होगी। स्कूलों की जहाँ तक बात है, वो भी 21 या 22 सितंबर से कई राज्य अपने यहाँ स्कूल खोल रहे हैं। तो धीरे धीरे लॉकडाउन वाला चीज़ हल्का पड़ रहा है, लेकिन कोरोना के मामले में हम विश्व में नंबर 2 पर पहुँच गए हैं। तो नंबर 2 पर हम पहुँच चुके हैं। अब धीरे धीरे अगर हमने सावधानी नहीं बरती और चीज़ें नहीं ध्यान दिया, तो हो सकता है हम नंबर 1 की दहलीज पर भी पहुँच जाए, और ये कीर्तिमान अच्छा नहीं होगा। तो इसको थोड़ा समझना होगा। अब कोरोना को लेकर के राहुल गांधी ने हमला भी बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये सब कुप्रबंधन से हालत बिगड़ रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी पर चला कोविड मामले में हम नंबर 2 पे पहुंच गए हैं, तो उन्होंने तुरंत बोला कि मोदी सरकार का जो कुप्रबंधन है उसके कारण हालात बिगड़ रहे हैं। अब बात कही जाए तो अमेरिका के बाद में भारत दूसरे नंबर पे है। हालांकि आबादी के हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ केसेज उतने ज़्यादा नहीं है जितना ब्राज़ील और तमाम अन्य देशों में जो हमसे पीछे हैं, लेकिन नंबर्स में देखा जाए तो हमारे यहाँ हम अमेरिका से दूसरे नंबर पे आ गए हैं। अमेरिका में भी सवाल उठ रहे हैं, अमेरिका में ट्रंप को भी इस पर जवाब देना पड़ रहा है। तो आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ड्यू टू मोदी गवर्नेंस ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड, पहला नंबर दिया इंडिया टोटल केसेज वर्ल्ड सेकेंड लार्ज हाइएस्ट, India's weekend tally higher than US and Brazil put together. On Sunday, India's share was 40% of total cases worldwide. No flattering of curve. Stay safe everyone. राहुल गांधी का कहना है कि भारत में मोदी, राहुल ने जो ट्वीट किया उसका हिंदी मतलब ये हुआ कि मोदी सरकार के कुप्रबंधन के कारण पहला कारण क्या हुआ कि भारत में कोरोना कुल केस दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। दूसरा क्या हुआ, वीकेंड टैली में भारत में अमेरिका और ब्राज़ील की तुलना में अधिक केस हैं। और तीसरा क्या हुआ, दुनिया में कोरोना के कुल मामलों में रविवार को भारत की हिस्सेदारी 40% थी। और चौथा क्या हुआ, कोरोना केस में कोई कमी नहीं आ रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, इनके भरोसे मत बैठिए। तो राहुल गांधी ने हमला किया। अब इनकी पलटवार करने के लिए तमाम बीजेपी के प्रबंधक जो भी हैं, उसमें प्रवक्ता हैं, वो लोग जवाब देंगे। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन बहुत लंबा नहीं ले जा रहे हैं, और जल्द ही अब सीधी बात सौरभ के साथ आपको लाइव जो देखने को मिलेगा वो YouTube चैनल पे हमारे मिलेगा। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका ये शो मिस ना हो। अगले हफ्ते से यानी अगले सोमवार से आपको हमारा ये सीधी बात सौरभ के साथ YouTube चैनल पर लाइव मिलेगा, और वहाँ ख़त्म होने के बाद में आपको इसका पुनः प्रसारण हमारे इस फेसबुक पेज पर देखने को मिलेगा। तो आज के कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पर ख़त्म करते हैं। कार्यक्रम के अंत में आप लोगों दो ही तीन बातें हैं कि आप लोग कोरोना से सुरक्षित रहिए, खबरों को अपने दिमाग लाकर देखिए। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन खबरों पर पहले फैसला देना ये अच्छी बात नहीं होगी। और उन चैनलों को आप बहिष्कार कीजिए, बाइकाट कीजिए, क्योंकि जो चैनल आपका दिमाग बनाते हैं, एक मूड बना देते हैं कि यही है मूड ऑफ द नेशन कह करके मूड ऑफ हिमसेल्फ बताते हैं, वो जो मानते हैं और वही आप मानने लगते हैं, तो उस विचारधारा से बचिए और अपने आप की एक सोच को बनाने की हिम्मत रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कोरोना से अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, बुजुर्गों और बीमारों का बहुत ख्याल रखिए, और कोरोना से डरिए नहीं। कोरोना कोई ऐसी डरावनी बीमारी नहीं है कि आपकी जान ही ले ले। आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आप कोरोना सुरक्षित रहेंगे। शक की बीमारी आपके दिमाग में आ सकती है, आपको हर पर यह लग सकता है कि कोरोना जैसी बीमारी ने आपको घेर लिया है, लेकिन कोरोना एक वायरस है और जो आपको बीमार बहुत ज़्यादा कर सकता है, लेकिन समय पर अगर आपने उस प्रिकॉशन कर लिया तो यकीन मानिए आप कोरोना को हरा देंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीमारों को होता है तो कोरोना से वो बच नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि इस वक्त बच नहीं पाते हैं, जरूरी ये है कि वो अपना ध्यान रखें, उनको डराया ना जाए, उनको समझाया जाए, उससे सुरक्षा की जाए। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं इस वक्त देश में इमरजेंसी टाइप लॉकडाउन लगना अति आवश्यक है, अन्यथा स्थिति भयावह हो जाएगी। कोरोना से स्थिति भयावह इसलिए नहीं हो सकती है, अब जहाँ की हमारा एनालिसिस है, आप लोगों का
जो भी कहता हो, मैं कोई विचार नहीं सोच रहा हूँ आपके ऊपर तमाम बड़े चैनलों की तरह। मेरा मानना यह है कि अब केस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और अब लोग अलर्ट भी हैं, सावधान भी हैं, और हल्के से पे आप जांच करवा लेंगे तो केसेस बढ़ेंगे, लेकिन आपके मरने वालों की संख्या कम होगी, उससे दम तोड़ने वालों की संख्या कम होगी। क्योंकि आप अगर अपनी जांच करवा करके आप इसे सुरक्षित हो जाएंगे, तकरीबन 3 महीने तक की आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। ये तमाम बातें हो सकती है, तो जांच से मत डरिए। हाँ, कई जगहों से हमारे पास खबरें ये आई है, जांच हो रही है, लेकिन जांच के बाद में जबरदस्ती कोरोना आ जा रहा है, मतलब कुछ भी जाइए आपको कोरोना कर देना, आपको क्वारंटीन कर दिया जा रहा है। तो आखिर ये गड़बड़ झाला क्या है, इसका खुलासा बहुत जल्द खबर एक्सक्लूसिव करेंगे कि आखिर ये जो कोरोना की जांच के लिए जा रहे हैं और जांच के लिए डर हो रहे हैं लोग, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि उनके अंदर हल्के लक्षण पर उनको क्वारंटीन ऐसी इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, इतना डरा क्यों दिया जा रहा है। ये तमाम खबरों पर हम जल्दी मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे सीधी बात सौरभ के साथ में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए सीधी बात सौरभ के साथ खबर एक्सक्लूसिव पर, सोमवार से शुक्रवार, और अगले सोमवार से सीधी बात का लाइव प्रसारण आप हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सक्लूसिव पर देखने को मिलेगा और उसका रिपीट टेलीकास्ट आपको फेसबुक पर देखने को मिलेगा। तो अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, आसपास स्वच्छता बनाए रखिए और देखते रहिए सीधी बात सौरभ के साथ। शुभ रात्रि, नमस्कार।